इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा था आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जिसका नाम था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, जिसमें हम जेंडर के कुछ पॉइंट्स को जान लिए थे। हमने जान लिया था कि हमारी सोसाइटी में जेंडर का क्या इफेक्ट पड़ता है फीमेल पर। बेसिकली हमने फीमेल को एक तरह से पॉइंट आउट किया था कि कैसे फीमेल को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी सोसाइटी में, और इसके आधार पर हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर ली थी। आज उसी में आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि जेंडर का पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर जेंडर है जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में क्या रोल निभा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। मैंने कहा कि जितना भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो देख लीजिए, तभी आपको यहां से आगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जितना पढ़ा है एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और सबसे पहले मैंने बताया कि जेंडर की अगर बात करेंगे तो हम अपने यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ वुमेन्स और मेंस के बीच में थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एक पुराने समय से एक सोच चली आ रही है कि वुमेन्स का काम केवल हाउसवाइफ का होता है, बाहर के काम नहीं होते हैं। ठीक है, और इसी सोच को हम नकारते हुए कि नहीं, वुमेन्स जो है वो नहीं, बाहर का भी काम करती हैं और उनको उसके हिसाब से वेजेस नहीं मिलता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे अभी तक जो हमने बात की। तो इसमें मैंने सबसे पहले बताया, मैंने कहा कि क्या चल रहा है, डिवीजन क्या देखने को मिलता है। तो मैंने कहा बॉयज एंड गर्ल आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क। मैंने कहा कि हम बच्चे हैं, मतलब हमारे अगल बगल के जितने भी बच्चे हैं उनको कैसे बड़ा कर रहे हैं, वो अपने एक सोच उनके मन में आ जाती है कि घर का काम जो होगा वो केवल वुमेन्स ही करेंगी। तो इस सोच को बदलने की बात हो रही है यहां पर। वही दूसरे पॉइंट में लिखा है, देयर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन विच all work inside the home is either done by the women or the family organized by through the domestic helpers। मतलब बेसिकली हमें घर का काम करने के लिए वुमेन्स का नाम दिया जाता है आगे। ठीक है, फिर यहां पर एक पॉइंट बताया, और यहां से जो मेन आएगा वो आएगा ये दो पॉइंट आपको। ठीक है, पहला बारे में आपको फेमिनिस्ट सोसाइटी के बारे में जानना है, दूसरी आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में जानना है। मैंने कहा फेमिनिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जहां पर वुमेन और मेंस को बराबर के अधिकार मिल रहे होंगे, बराबर के राइट्स मिल रहे होंगे, और लोग सोचेंगे कि नहीं, जो वुमेन्स हैं वो मेंस के बराबर के अधिकार के लायक होती हैं। तो ऐसी जो सोसाइटी होगी वो फेमिनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। क्या लिखा है, वुमेन आर अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो ये सोसाइटी क्या कहलाएगी, फेमिनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। और इसी का उल्टा अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं तो अ सोसाइटी विच इज रूल्ड बाय फादर, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो पिता के द्वारा, मतलब जो पितृसत्तात्मक आपका सोसाइटी होगी, वो बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी कहलाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रिफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर, गिव देम पावर ओवर वुमेन। मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर मेंस को ज्यादा पावर मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन्स के। फिर इसके बाद मैंने कहा कि कहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड आर डिसएडवांटेज इन इंडिया। तो इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, चारों पॉइंटों को दिमाग में रखना। पहला पॉइंट आपको बताया लिटरेसी रेट के आधार पर। मैंने कहा अगर भारत में 2011 के सेंसस के बारे में बात करेंगे तो 2000 की जो 11 सेंसस के आधार पर हम देखते हैं कि भारत की टोटल में से मात्र 54% जो वुमेन्स हैं वो लिटरेट हैं, मतलब पढ़ी लिखी हैं। और अगर मेंस की बात करेंगे तो इसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो टोटल में 76% जो मेंस है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये पहला डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन हमने हायर स्टडीज की बात की। हमने कहा कि जो गर्ल्स हैं उनको हायर स्टडीज करने के लिए नहीं कहा जाता है एज कंपेयर टू बॉयज। तो यही लिखा है, स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज, पेरेंट्स प्रीफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन रेदर देन गर्ल। मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपने पैसा, रिसोर्सेज जो भी हैं वो अपने लड़के पर ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स पर। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने बात की एक एक्ट की जिसका नाम है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। कब आ रहा है, तो 1976 में आ रहा है। और उस एक्ट के तहत मैंने कहा वेजेस जो होंगे वो सेम वर्क के लिए सेम वेजेस मिलेंगे, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे मेंस हो। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि मेंस को हाईली पेड मिलता है, मतलब ज्यादा पैसे दिए जाते हैं वर्क के लिए, और वुमेन्स को वहीं पर कम पैसे दिए जा रहे हैं। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में। मैंने कहा अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वुमेन्स को अबॉर्ट कर दिया जाता है। अब तो नहीं होता है, पर पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो कह रहे हैं इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन्स
एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। मतलब कह रहे हैं कि बहुत ऐसे रीजन्स हैं जहां पर हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक हरियाणा का रीजन बताया कि वहां पर अभी भी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं कि गर्ल्स को अबॉर्ट कर दिया जाता है, जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और बॉयज का जन्म मतलब बॉयज के लिए ज्यादा प्रेफरेंस होती है जन्म की एज कंपेयर टू गर्ल्स की। तो ये 3 पॉइंट बता और इसी में मैंने आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बताया। मैंने कहा अगर आप चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये क्या कहलाता है, आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो कहलाता है। इसी में और आगे बढ़े तो मैंने कहा आपको यहां से 3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहला चीज कि भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो टोटल अगर भारत की बात करेंगे तो 919 पर 1000 बॉयज आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो ये भी दिमाग में रखना है कितना है, तो इसका चाइल्ड सेक्स रेशियो लगभग 972 पर 1000 बॉयज है। फिर आपके आना दिमाग में आना चाहिए सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हरियाणा का है। हरियाणा का कितना है, तो मैंने कहा हरियाणा का है 879 पर 1000 बॉयज है आपका हरियाणा का, तो ये भी दिमाग में रखना है। फिर मैंने कहा आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यूपी का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 912 पर 1000 बॉयज देखने को मिलता है। तो ये इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था, इतना मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर हम बात करते हैं, सर्वे हुआ था, कब हुआ था, तो सर्वे हुआ था 1998 1999 में। और क्या हुआ था, सर्वे बेसिकली बता रहा है कि इनकम की एक्टिविटीज की अगर बात करेंगे तो मेंस कितना समय दे रहे हैं और वुमेन्स कितना समय दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी किसी काम को करने के लिए आदमी कितना समय, पुरुष कितना समय दे रहे हैं और महिलाएं कितना समय दे रही हैं। तो अगर इनकम, अगर बात करेंगे पैसे जनरेशन की बात, तो यहीं पर सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक एवरेज देखेंगे तो 6 घंटे एक आदमी मैन जो है वो अपना समय दे रहा है इनकम जनरेशन के लिए, बट वुमेन जो है वो मात्र 2 घंटे 40 मिनट ही दे रही है। इसी तरह हाउस होल्ड वर्क में देखेंगे कि हाउस होल्ड वर्क में वुमेन्स ज्यादा समय दे रही है। देखिए ये आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। अगर बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन सब को आप लिख सकते हैं कि घर के कामों में मात्र आधे घंटे ही काम कर रहा है पुरुष, जबकि जो महिलाएं हैं वो 5 घंटे काम कर रही हैं। तो इनकम जनरेशन और हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क में ये दोनों में आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यही तो मिथ बनी हुई है कि बाहर का काम मतलब घर से बाहर का काम मतलब इनकम जनरेशन का काम जो करेंगे वो मेंस करेंगे और वुमेन्स क्या करेंगी, घर का काम करेंगे एज अ हाउसवाइफ, ठीक है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि मेन से 6 घंटे काम कर रहे हैं बाहर इनकम जनरेशन के लिए, उसके कंपेयर में वुमेन से जो मात्र 2 घंटे 40 मिनट ही काम कर रहे हैं। और दूसरा हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क मतलब घर के काम, वही झाड़ू पोछा बर्तन वाले काम, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेन से मात्र आधे घंटे ही दे रहे हैं 30 मिनट, और अगर वुमेन्स की बात करेंगे तो 5 आवर यहां से दे रहे हैं। गॉसिप्स की बात करेंगे तो दोनों लोग लगभग सेम रेट में देखने को मिलते हैं, और अगर सेम रेट में यहां पर भी देखेंगे कि दोनों लोग क्या काम, कितने घंटे काम नहीं करते हैं, तो वो भी दोनों सेम दिखेंगे, और रीडिंग वगैरह में देखेंगे तो वो भी लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। एक सर्वे आया था, कब आया था, 1998 1999, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे था, जो आपकी किताब में है, ठीक है। तो उसको मैंने यहां से उठाया है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी अपने वहां पर जोड़ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको उठाया था, तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अभी तक देखिए, अभी तक मैंने आपको सोशल लाइफ के बारे में बताया था कि वुमेन्स की सोशल लाइफ में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब हम बात करेंगे वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। मतलब अभी सोशल लाइफ में आपने डिस्क्रिमिनेशन देख लिया कि क्या है, कि लिटरेसी रेट में कमी है, हायर स्टडीज नहीं होती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में कमी देखने को मिलती है। पर अभी की बात करेंगे तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अब पॉलिटिक्स में, मतलब राजनीति में वुमेन्स का कितना हाथ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बात करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है ये, ठीक है, डिफाइन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय पॉलिटिकल व्यूज इन इंडिया, ठीक है, कि मतलब कैसे पॉलिटिक्स में वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को कम किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सीटों को रिजर्व करेंगे कि कुछ सीटें जो होंगी वो केवल वुमेन्स के लिए ही होंगी। इसमें पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है कि द परसेंटेज ऑफ वुमेन मेंबर इन लोकसभा हैज टच्ड ऑलमोस्ट 14.36%, और ये कब कितना टच करा है, 2019 के। तो पहला पॉइंट है कि 2019 में जो लोकसभा है,
ठीक है। लोकसभा, मैंने कहा लोकसभा मतलब लोगों की सभा, जहां पर हमारे द्वारा चुनकर गए हुए अब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वहां पर आपके कितना परसेंट है, मात्र 14.36% है। आपको पता है 543 सीट्स होती हैं, इसका 14.36% आप निकाल लेंगे कितना होता है, ठीक। तो ये दिमाग में आपको रखना है। और यहीं पर अभी एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक, यहीं से एक पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूं, आपकी बुक में नहीं है पर वो दिमाग में आपको रखना है, हो आप लिख भी सकते हैं क्योंकि वो अप्लाई होगा 2026, जब जो नेक्स्ट चुनाव होगा 2027 का जो चुनाव होगा उसमें वो अप्लाई होगा, ठीक है। वो अभी तो नहीं अप्लाई होगा पर अमेंडमेंट हो चुका है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया जा चुका है। क्या संशोधन है तो इसको देख लेते हैं, और कब किया गया था ये भी दिमाग में रखते हैं। तो इसी पॉइंट से मैं रिलेट कर रहा हूं उस पॉइंट को, ठीक। तो ये पॉइंट तो आपको लिखना है क्योंकि ये पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अभी भी लोकसभा में मात्र 14.36% का रिजर्वेशन देखने को मिलता है वुमेन्स के लिए, मतलब वुमेन्स इतने ही मेंबर हैं मात्र, ठीक है। पर एक अमेंडमेंट होता है, कब होता है, तो होता है 20 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 20 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023 में आपका एक अमेंडमेंट होता है। तो 20 सितंबर 2023 में आपका एक अमेंडमेंट होता है, और इस अमेंडमेंट के जरिए हम देखते हैं कि लोकसभा में, भारत की लोकसभा में अब कितने परसेंट, तो 33% जो सीटें हैं वो किसकी, वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने पिछली बार भी बताया था पर याद रखना है इसको दिमाग में, ये अगले जब चुनाव होगा तब से, ठीक है, अभी से लागू नहीं होगा ये, ठीक। पर अमेंडमेंट कब किया गया है, तो 20 सितंबर 2023 या 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में अब 33% सीट जो होंगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कोई भी संशोधन होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो उसको एक नंबर दिया जाता है। तो ये जो अमेंडमेंट था ये 106 मतलब 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसके जरिए लोकसभा में अब डिसाइड कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि 33% वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन अलाउ होगा। मतलब इतनी सीट्स, तो अगर 100 सीट हैं तो 33 सीट तो वुमेन्स के लिए रिजर्व रख दी जाएंगी, ठीक है। अभी की बात कर लेते हैं, अभी कितने परसेंट है, तो अभी तो भैया उससे भी कम है, लगभग 13.36%, या फिर कह सकते हैं 74 to 75 वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को लोकसभा में मिलती है, ठीक है। फिर से मैं पूरा पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ये पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक। पॉइंट आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि वुमेन्स मेंबर का जो परसेंटेज है लोकसभा में और कब, तो ये दिया 14.36% है। कब था, ये 2019 में था। पर इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 20 सितंबर 2023 को एक अमेंडमेंट होता है, ये होता है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके जरिए लोकसभा में 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए क्या कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। पर अगर अभी की बात करते हैं, अभी का मतलब है 2025 में, तो 2025 में कितनी वुमेन सीट्स हैं, तो मात्र 13.36 ऐसा कुछ परसेंटेज है, मात्र 13.6 है, 13.36 है, इतने परसेंटेज वुमेन है। मतलब अगर टोटल की बात करें तो 74 या 75 वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव अभी भी लोकसभा में केवल इतनी ही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से याद रखना है, ये बड़ा पॉइंट बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर्स में आता है। 120 वर्ड्स कवर करने के लिए आपको वो पॉइंट तो लिखना ही है, उसके बाद ये पॉइंट भी आप लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे अब, क्योंकि अभी हुआ नहीं है पर अमेंडमेंट हो गया है, ठीक। तो लिख सकते हैं, अभी ये बुक में आपके पॉइंट नहीं दिया है पर ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, इससे आपकी नॉलेज के बारे में पता चलेगा टीचर को, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, द शेयर ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। मतलब अगर स्टेट असेंबली की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं अगर, तो स्टेट असेंबली में अभी भी 5% से कम वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये दूसरा पॉइंट दिमाग में रखना है। उसके बाद तीसरा, लोकल बॉडी की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ 3 टाइप की गवर्नमेंट है। मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरे नंबर पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरे नंबर पे आपकी लोकल गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट में भी आपने कहा ये पंचायती राज सिस्टम चलता है। तो भारत में लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स लोकल बॉडीज की हमेशा रिजर्व रहेंगी। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1992 में, आपका 74th, एक मिनट, आपका जो 74th अमेंडमेंट था, 74th, हाँ, आप अच्छा ये पॉइंट आप अभी दिमाग में रखिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कंफर्म नहीं है। तो पंचायती राज सिस्टम में इतना दिमाग में रखना है कि पंचायती राज सिस्टम में कितने परसेंट, तो
पंचायती राज सिस्टम में 1/3 सीट्स, मतलब 1/3 का मतलब अगर 100 सीट आ रही हैं तो 33 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, ये पहले से बता दिया गया था। हाँ, ये कब बताया गया था याद आ गया, 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये आपका 73rd अमेंडमेंट था, तो ये भी दिमाग में रखना है। तो मतलब ये पंचायती राज वाला सिस्टम तो 1992 में लगा हुआ है कि 1/3 सीट हम पंचायती राज सिस्टम में वुमेन्स के लिए रिजर्व रखेंगे, पर लोकसभा वाला अभी आया है 2023 में, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। नोट पॉइंट में कह रहा है नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखिए लोकल बॉडीज में संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि छोटे छोटे जिले हैं, उसमें आप गांव के ग्राम पंचायत भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, आप नगर पालिका में देखेंगे तो वहां भी होते हैं, तो इसीलिए लगभग 10 लाख, ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ पॉइंट्स है कि देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव रूरल आर लोकल बॉडीज, मतलब हमारे देश में 10 लाख से ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो अर्बन की बात करें चाहे वो रूरल की बात करें, पर लोकल बॉडीज में याद रखना है, लोकल बॉडीज का मतलब है लोकल गवर्नमेंट में, जिसमें आपके दो आएंगे, एक पंचायती राज सिस्टम आएगा, दूसरा आपका जो सिस्टम आएगा म्युनिसिपल पार्टीज आएगा, ठीक है। तो उसमें लगभग 10 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव अभी भी हैं। अब दिमाग में आना चाहिए सर ऐसी बात हो रही है कि हम वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं कि हमारे यहां इतना कम है, तो कोई ऐसी कंट्री होगी, कोई ऐसा देश होगा जहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा भी हो सकता है। तो उसी में दूसरा पॉइंट लिखा, अगर नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो मैंने कहा नॉर्थर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की जो नॉर्थ की कंट्री है, ठीक है, ये आपका यूरोप है, तो यूरोप की जो नॉर्थ की कंट्री है उन कंट्रीज में जैसे आपका ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है, आपका नॉर्वे हो गया, ठीक है, फिनलैंड हो गया, तो ये सब जो कंट्रीज है वहां पर लार्जेस्ट परसेंटेज जो है वो वुमेन्स का पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछ लिया जाए कि किन कंट्रीज में आपको वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो यूरोप की नॉर्डिक कंट्रीज में। तो नॉर्डिक कंट्रीज क्या होती है, नॉर्डिक कंट्रीज नॉर्दर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप। आप मैप देखिएगा अगर, तो मैप में देखिएगा यूरोप के नॉर्थ में आप देखेंगे नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, तो ऐसे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने पूरा बताया, एक बार फिर से मैं पूरा आपको अलग से बता दे रहा हूं, तो उसको भी दिमाग में आपको रखना है कि मतलब ये देखिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग आंसर बनता है क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है, और इसमें आप जितना ज्यादा जानते रहेंगे उतना आप बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर का ये 2 क्वेश्चन है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी नया नया अमेंडमेंट हो रहा है, तो जानिए टीचर्स भी पुराने क्वेश्चंस को बना बनाकर थक गए हैं, उनको जब नया क्वेश्चन मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चों की नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं पेपर अगर बना रहा हूं तो मेरे समझ में आता है कि नहीं बच्चों को ये चीज की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तो इसको क्वेश्चन में जरूर डालते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, कहां पर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, और ये कहां पर है, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन को हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, ठीक है, ठीक है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। तो मैंने इसमें आपको 4 पॉइंट बताए। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में लोकसभा में आपकी लगभग 30.36% जो सीट्स थी उस पर ही केवल वुमेन्स थी, ठीक। फिर हमने बात की, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, मतलब संविधान संशोधन होता है, कब होता है, तो मैंने कहा 20 सितंबर 2023 में एक अमेंडमेंट होता है। कौन सा अमेंडमेंट है, तो मैंने कहा 106, मतलब 106वां अमेंडमेंट होता है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें कहा गया कि लोकसभा में लगभग 33% जो सीट्स होंगी, लगभग नहीं 33% जो सीट्स होंगी वो वुमेन्स के लिए क्या कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल पॉइंट दिमाग में रखना है। फिर मैंने कहा अगर आप स्टेट असेंबली की बात करते हैं तो अभी भी स्टेट असेंबली में मात्र 5% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलती है। आगे बढ़े तो मैंने कहा अगर पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, दैट मींस आप लोकल बॉडीज की बात करते हैं, तो लोकल बॉडीज की अगर बात करेंगे तो लोकल बॉडीज में 1/3 सीटें, मतलब अगर 100 सीटें आ रही हैं किसी भी लोकल बॉडीज में, तो 33 सीटों पर कौन होगी, तो 33 सीटों पर आपकी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगी। और ये कब हुआ था, तो ये 1992 के 73rd अमेंडमेंट में इसको बात को कह दी गई थी। फिर और आगे बढ़े तो मैंने कहा अगर बात करते हैं भारत की,
तो भारत में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोकल बॉडीज में वुमेन्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे ज्यादा वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव कहां पर हैं, तो सबसे ज्यादा जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव है वो नॉर्डिक कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। और नॉर्डिक कंट्रीज दैट मींस नॉर्दर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप की जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं वहां पर आपको देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पॉलिटिक्स, ये आपको दिमाग में रखना, इसीलिए इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये लिखने वाले क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव नहीं, यहां से लिखने वाले क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही बनेंगे, पर लिखने वाले बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो ये कंप्लीट हुआ। फिर ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें बताया गया है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है। तो देखिए ये दिखा है कि नॉर्डिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा लगभग 42.3% जो वुमेन्स हैं वो आपकी एज वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो आपकी वहां पर पार्लियामेंट है उसमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव लगभग 42.3% है। और भारत में देखिए बात करेंगे तो मात्र 11.8% है। तो ये एक डाटा निकला हुआ है जिसके बारे में हमने बात की। फिर अमेरिका है, फिर यूरोप है, ठीक है, फिर आपका सब सहारन अफ्रीका है, फिर एशिया है, अरब। तो भारत अभी बहुत पीछे है वुमेन रिप्रेजेंटेशन के रूप में। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में आता होगा सर ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों ही रखा जाए, मैं नहीं रिप्रेजेंटेटिव करें। तो वुमेन्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव लाना इसलिए जरूरी है कि वुमेन्स की वो बात उठाना चाहे। ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मेरा दर्द मैं ही समझूंगी, औरतों का दर्द औरत ही समझेंगी, इसीलिए उनके दर्द, उनकी बातों को संविधान में, हमारे पार्लियामेंट में लाया जा सके, इसीलिए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की बात होती है। ठीक है, तो ये आपका वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, दैट मींस आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हम जेंडर की बात करते हैं। और जेंडर पे मेन तौर पे हमने बात किसकी की, वुमेन्स की, कि वुमेन्स को कहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म के बारे में बात होगी। और आपको पता है कि भारत में पूरी जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है इतने समय, वो केवल रिलीजन की पॉलिटिक्स चल रही है, धर्म की पॉलिटिक्स चल रही है। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हर एक एजेंडा होता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी पर काम करती है। और आपको पता है कि जो इतने समय पार्टी है जो मतलब सरकार बनाई है अपनी, वो एज अ रिलीजन मतलब एज अ हिंदुत्व की पार्टी है। ठीक है, मतलब रिलीजन बेस्ड पार्टी है। तो रिलीजन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी पॉलिटिक्स को, आपके बनने वाली गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा ये सब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपके दिमाग में जो एज अ डिस्क्रिमिनेशन बैठा हुआ है, ये मैंने वुमेन्स के बारे में क्यों बताया, क्योंकि आप कल को अगर आपको कोई आपके सामने कोई कहे नहीं घर का काम केवल वुमेन्स करेंगी, तो आप कहना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है। आपके दिमाग को शुद्ध किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, बाहर भी काम कर सकती हैं और आप भी घर का काम कर सकते हैं एज अ मैन। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि वुमेन्स ही घर का काम करेंगी। धर्म की बात करेंगे तो धर्म को देखकर आपको पॉलिटिक्स नहीं बनानी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पर अगर धर्म के नाम पर अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो एक चीज देखने को मिलेगी, क्या, कम्युनलिज्म। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, कम्युनलिज्म। और थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, श्रीलंका को मैंने बताया था कि श्रीलंका में आपकी एक कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा थी, और कम्युनिटी का नाम था क्या, रोहिंग्या कम्युनिटी। ठीक है, इस कम्युनिटी ने अपनी सरकार बना ली और बाकी जो थी वो दब गई। तो इसीलिए कम्युनलिज्म किसी गवर्नमेंट में या फिर किसी देश में देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब क्योंकि सरकार सभी की रहेगी तो सभी लोग अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। कल रिलीजन स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, फिर कल बाकी की बातें कल करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई।